नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं पिछले वर्ष। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको ये 10 टॉपिक तैयार कर लेने बहुत ही आवश्यक है। हिंदी सब्जेक्ट आपका है और आप बीए के 5th सेमेस्टर में है, यानी कि बीए के 5वें सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं। एडमिशन आपका हुआ है, परीक्षा आपकी जनवरी या नवंबर दिसंबर से प्रारंभ है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, आपकी परीक्षा अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय फॉर्म में हो रही है, या आपकी परीक्षा एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय फॉर्म में हो रही है। किसी भी टाइप की परीक्षा हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 पेपर आपको देने होते हैं। जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं। ऐसे ही हिंदी में आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे। तो पहला जो पेपर आपका है जिसमें आपको पढ़ना क्या है, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में। उसी से साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने यहाँ पर एक प्रकार से लिखा है, जो कि एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन 10 टॉपिक को आप तैयार कर लेते हो तो यहीं से आपको प्रश्न आपकी परीक्षा 2025 में देखने को मिलेंगे, आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉप 10 टॉपिक्स ये हैं। दूसरा जो आपका पेपर का नाम है वो है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य एक प्रकार से जो टॉपिक आपका है उसका जल्द ही मैं एक प्रकार से उसके भी 10 टॉपिक्स की वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी ये 10 टॉपिक आपको लिखे गए हैं, इन 10 टॉपिक को मॉडल पेपर के माध्यम से, महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से मैं कवर करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मतलब कि ये रहेगा कि ये 10 टॉपिक जो होंगे कहीं ना कहीं पे हमारे वीडियोज़ में, जो महासंग्राम वीडियो होती है, मॉडल पेपर जो मैं करवाऊंगा उन सभी में मिलते रहेंगे। और कुछ टॉपिक 2024 में मैंने करवा रखे हैं, वो टॉपिक आप प्लेलिस्ट में पाएंगे। वो प्लेलिस्ट 2024 वाली जो है उसी प्लेलिस्ट को आपको भेजा जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चले, यूट्यूब पर अवेलेबल है वो प्लेलिस्ट। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ग्रुप कैसे ज्वाइन करना अभी आगे चल करके मैं आपको समझा दूंगा। प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। साहित्य शास्त्र क्या होता है? साहित्य शास्त्र में आपका बेसिकली पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों को आपको समझना है। यानी कि आपको यहाँ पर जो भारतीय काव्य शास्त्र में बेसिकली जो संस्कृत काव्य शास्त्र होता है, जैसे कि आप देखेंगे रस सिद्धांत से शुरू करके रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, वक्रोक्ति, ठीक है, और अलंकार संप्रदाय हो गया, रीति संप्रदाय हो गया, ध्वनि संप्रदाय हो गया, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। 6 संप्रदाय बेसिकली आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। ठीक है, कहाँ पर? भारतीय में। और उसके बाद में फिर जब आप पाश्चात्य में आते हैं तो टी.एस. इलियट हो गए, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत हो गया, कॉलिन्स की कल्पना का सिद्धांत हो गया, या इसी प्रकार से आप देखते हैं वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत या भाषा का, उनका जो उन्होंने भाषा संबंधी सिद्धांत दिए। तो ऐसे तमाम प्रकार के विद्वान पाश्चात्य में हुए हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अरस्तु का विरेचन या अनुकरण का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ ये आपका साहित्य शास्त्र हुआ। दूसरा आपका जो इसमें लिखा हुआ है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना में आप देखते हैं हिंदी आलोचना में सबसे पहला नाम किसका आता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, मुक्तिबोध हो गए, इसके अलावा रामविलास शर्मा जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। ये सब एक प्रकार से हिंदी के बड़े आलोचकों में से हैं। तो इन सभी की जो आलोचना दृष्टि है उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के यही आपका सिलेबस पूरा का पूरा होता है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पर छांट करके रखा है। बड़ी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो फटाफट से वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, पहला टॉपिक महोदय आपके लिए काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन के बारे में आपको यहाँ पर टॉपिक तैयार करना। काव्य प्रयोजन क्या है और काव्य हेतु क्या है? काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दोनों एक प्रकार से अलग अलग टॉपिक हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। काव्य प्रयोजन क्या है और काव्य हेतु क्या है? ठीक है, काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं भैया? काव्य हेतु क्या है और काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य प्रयोजन क्या होता है, काव्य हेतु क्या होता है? काव्य हेतु क्या होता है कि भाई कवि जो होता है, जो जिन चीज़ों का सहायता करके, यानी काव्य हेतु मतलब कि जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करके काव्य की जाती है वो काव्य हेतु होते हैं। काव्य प्रयोजन एक प्रकार से क्यों किया जाता है, काव्य का क्या उद्देश्य होता है, काव्य को क्यों लिखा जाता है, वो काव्य प्रयोजन डिसाइड करता है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों टॉपिक मैंने कवर करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कई सारे वीडियोस मैंने दिए हैं, उसमें चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाते रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। क्लियर? तो काव्य प्रयोजन क्या होता है और काव्य हेतु क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं?
3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जिसमें एक व्यंजना जो होती है उसमें शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना भी होती है। तो ये आपसे परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा गया है। शब्द शक्तियाँ किसे कहते हैं? शब्द शक्तियों की विवेचना कीजिए। शब्द शक्तियों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और कभी कभी आर्थी व्यंजना और शाब्दिक व्यंजना से भी क्वेश्चन पूछ ले गए हैं डायरेक्टली, तो आप सब शक्तियों को पढ़ लीजिएगा। और काव्य के जो एक प्रकार से कुछ गुण होते हैं और काव्य के दोष भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि काव्य लिखते समय हमारे काव्य में कई सारे दोष आ जाते हैं, ठीक है। तो काव्य दोष क्या है, काव्य गुण क्या है, इसको लेकर के मैं एक दिन वीडियो काव्य गुण और काव्य दोषों को लेकर के बनाने वाला हूं। तो आप सभी लोग इसको लेकर के तैयार रहिएगा। जल्द ही आपके लिए काव्य गुण या काव्य दोष को लेकर के वीडियो में बनाऊंगा, और एक दिन वीडियो बनाऊंगा सब शक्तियों को लेकर के, ठीक है। तो दोनों टॉपिक आपका कवर करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं आपको ये महासंग्राम वीडियो के माध्यम से सब कवर करने का प्रयास करता हूं, तो आप उसको मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो हमारी ज़्यादा देखें, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चले, अगला जो आपका टॉपिक है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी के बड़े आलोचकों में से एक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आपने लिखा और बहुत ही विद्वान आदमी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई करी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की तो इनके इर्द गिर्द भी कोई नहीं मंडराता है। इनकी बातों के पदचिन्हों पर ही आगे के जो आलोचक हैं वो चले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भले थोड़ा बहुत अलग करने का प्रयास किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनके जूनियर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के, तो उन्होंने भी इन्हीं के पदचिन्हों पर चले। और खास करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन चीज़ों को छोड़ा उन चीज़ों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पकड़ा, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे इनकी जो आलोचना दृष्टि है, किस तरीके की आलोचना दृष्टि इनकी रही है आचार्य शुक्ल की, पूरा विस्तार से आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है अलंकार और रीति सिद्धांत के बारे में। अच्छा, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? अलंकार सिद्धांत के आचार्य हैं कौन से? आचार्य भामह, ठीक है। क्या नाम है? आचार्य भामह, ठीक है। आचार्य भामह काव्य अलंकार रचना है। रीति संप्रदाय के लेखक कौन है, मतलब रीति संप्रदाय या रीति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो आचार्य बामन, ठीक है। बामन नाम के एक आचार्य है, उन्होंने रीति संप्रदाय का प्रणयन किया। तो रीति संप्रदाय बामन और आचार्य भामह जो है अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे जो अलंकार संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय के समर्थकों में सबसे पहले आचार्य भामा तो है ये हैं। इसके अलावा आचार्य केशवदास और जयदेव ये दोनों भी रहे। आचार्य केशवदास हिंदी के बड़े जो है रहे। उन्होंने क्या कहा कि जो है कविता बनिता मित, यानी कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, यानी बिना आभूषण के जैसे स्त्रियां अच्छी नहीं लगती हैं, वैसे ही बिना गहनों के जैसे स्त्रियां नहीं अच्छी लगती, वैसे ही बिना अलंकारों के काव्य अच्छे नहीं लगते हैं। अलंकार कौन कौन, जैसे कि एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार शब्दों में चमक पैदा करता है, अर्थालंकार अर्थों में, ठीक है। यानी कि जैसे आप देखते हैं यमक हो गया, वो शब्दालंकार है। कैसे? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराय जगवा खाए बौराय, यानी कि क्या होता है? कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बचपन में खूब इसको चीज़ों को। तो ये आपका शब्द में अलंकार है कि भाई कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी। ऐसे ही श्लेष रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर तीनों पानी अलग अलग है, तीनों के अर्थ अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है। कैसे? अनुप्रास में क्या है कि तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए, यानी ता 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 व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार हो रही है। ऐसे ही आप देखेंगे खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, ठीक है। या एक प्रकार से आप देखेंगे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो ये सब एक प्रकार से क्या है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है। अब अनुप्रास में भी कई अलंकार होते हैं। अनुप्रास में छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, तमाम अलंकार है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। रीति, अच्छा, आचार्य भामा जो है वो अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। आचार्य बामन रीति को काव्य की आत्मा बताते हैं। आचार्य भरत मुनि जो है उनकी रचना है नाट्यशास्त्र, वो एक प्रकार से किसको बनाते हैं भैया? नाट्यशास्त्र, वो रस को बताते हैं कि भाई रस जो है काव्य की आत्मा है। रसस्ते असो इत रसः, ठीक है, ध्यान रखेंगे। काव्य जो आत्मा काव्य सात्मा अलंकार काव्य सात्मा रीति ही, ठीक है। तो अलग अलग विद्वान जैसे रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य बामन वो कहते हैं कि काव्य की आत्मा क्या है? रीति है, ठीक है। आचार्य भामा कहते हैं काव्य की आत्मा क्या है? अलंकार है। ऐसे ही रस काव्य की आत्मा कौन स्वीकार करता है? आचार्य भरत मुनि, ठीक है। आचार्य मुनि जो है पहले प्रणेता है, पहले सिद्धांत है। पहला सिद्धांत कौन सा है? रस सिद्धांत ही पहला सिद्धांत है। क्लियर? तो इस तरीके से आप चीज़ों को जान पा रहे हैं। ऐसे ही आप देखते ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वनि को काव्य की आत्मा वो बताते हैं आनंदवर्धन, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं कि एक पुस्तक है साहित्य दर्पण, उसके लेखक कौन है भैया?
साहित्य दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, तो ये सब विद्वान एक प्रकार से रहे हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र को काफ़ी प्रगति करवाई है। ऐसे ही आप देखते हैं कि क्षेमेंद्र हो गए, ठीक है, जो है औचित्य संप्रदाय हो गया, वक्रोक्ति संप्रदाय हो गया। ठीक है, आचार्य वक्रोक्ति के कुंतक हैं और क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के प्रणेताचार्य कौन है? औचित्य के क्षेमेंद्र और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेताचार्य कुंतक हैं। 6 संप्रदाय को मिलाकर के हुए हैं। ठीक है, क्लियर? कौन कौन संप्रदाय? रस संप्रदाय, ठीक है, अलंकार संप्रदाय, और इसके अलावा अलंकार के बाद में रीति संप्रदाय, फिर वक्रोक्ति संप्रदाय, फिर आपका औचित्य संप्रदाय और फिर आपका ध्वनि संप्रदाय। ये 6 संप्रदाय हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 6 विद्वान कौन कौन से हैं? रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? आचार्य भरत मुनि। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के भामा, रीति संप्रदाय के बामन, और इसके अलावा ध्वनि संप्रदाय के कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, और जो है आपके औचित्य संप्रदाय कौन है भैया? औचित्य संप्रदाय के आपके क्षेमेंद्र और वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को पढ़ना है, जानना है। तो ये टॉपिक आप 4 टॉपिक ये तैयार कर लीजिएगा, बाकी आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर आपको और भी चीज़ों को पढ़ना है या एक प्रकार से 1 मिनट रुकेंगे, हाँ चले, मान लेते हैं कि आपको इसका MCQs यानी इसका हिंदी का आपको PDF चाहिए। ठीक है, MCQs का PDF हो गया या फिर एक प्रकार से ऐसे PDF इन चीज़ों का PDF हो गया जो अति लघुत्तरी का PDF होता है। तो उसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको SMS करना है 91 61 93 60 62 पर। ये मेरा WhatsApp नंबर है, इसी पर आपको SMS कर देना है। क्या करना है? SMS अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके जो 2 सब्जेक्ट आपके हैं और आपका एक जो को करिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो पढ़ना है वो को करिकुलर आपका पेपर है जिसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको एक प्रकार से इसी में इंक्लूड करवा दिया हूँ। इसका PDF और इसका मॉडल पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर 2024 वाले आपको मिलेंगे, उसमें साल में क्वेश्चन पेपर की वीडियो मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन उसकी PDF जो होगी आपको ग्रुप में मिलेगी। PDF के साथ साथ आपको और भी तमाम चीज़ें जैसे 2025 में जो क्वेश्चन पेपर होंगे विभिन्न विश्वविद्यालय के वो सॉल्व करवाए जाएंगे, वो भी आपको ग्रुप में मिलेंगे, उसकी PDF मिलेगी। और तमाम और 2 जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उन सभी की क्लासेस आपको मिलेगी, ऑब्जेक्टिव भी और लिखित की भी। ठीक, क्लासेस के साथ साथ आपकी PDF नोट्स मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है? आपको SMS करना है, तुरंत आपके पास क्या किया जाएगा? एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। और मात्र 100 रुपीज़ में ही आपको एक प्रकार से 2 मेजर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की एक प्रकार से PDF नोट्स के साथ एक प्रकार से जो भी क्लासेस यूट्यूब, तो ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पर भी मैं करवाऊंगा क्लासेस। बाकी एप्लीकेशन बना हुआ है शुक्ला स्टडी पॉइंट का, लेकिन उस पर मैं क्लासेस नहीं करवाता हूँ क्योंकि वहाँ पर फीस आपकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा करके लेनी पड़ती। ठीक है, इस वजह से, ताकि आप कम समय में और कम फीस में चीज़ों को अधिकतर पढ़ पाएँ। तो आपको PDF मिलेगी। यहाँ पर देखिए MCQs आपकी परीक्षा हो रही तो भी MCQs के PDF नोट्स मिलेंगे उसके मॉडल पेपर के, और उसके साथ ही साथ आपका जो अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी होता है यानी लिखित, दोनों के लिए एक प्रकार से PDF आपको मिलती रहेगी। वहाँ पर मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, क्वेश्चन पेपर के PDF नोट्स ये सब आपको मिलती रहेगी, या अगर आप ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो। ठीक है, अगर आप नहीं चलाते कुछ भी, ठीक है, भेजने वाला ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी जनसेवा केंद्र से, लोकवाणी केंद्र से भी पेमेंट करवा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको एक प्रकार से ऐड करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, कोई जो है दिक्कत की बात नहीं, सभी के लिए MCQs और लिखित दोनों टाइप की मैं परीक्षा की तैयारी करवाता हूँ। दोनों टाइप आपके पास सेंड कर दूंगा और दोनों टाइप का आप तैयार कर लीजिएगा। आपका एक प्रकार से बड़ा बेहतर नंबर आने वाला है, तो आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा दोनों पेपर के। यानी कि आपका 2 सब्जेक्ट है, तो एक जो है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य और हिंदी का ये वाला जो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, दोनों के PDF आपको मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपका सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के भी दोनों पेपर के आपको PDF मिलेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये आपको सबसे ज़्यादा टफ आपका सब्जेक्ट है, तो इसकी भी क्लासेस आपकी होती रहेंगी। क्लासेस तो कल भी मैंने इसकी दी है, ठीक है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की, और साथ ही साथ क्लासेस के साथ साथ इसको एक प्रकार से मैंने उसमें PDF नोट्स भी आपके ग्रुप में सेंड किया हुआ है, और जो पिछले 2024 वाले PDF नोट्स हैं वो भी आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे। यानी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बड़ी ही आसानी से आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मात्र 100 रुपीज़ आपको खर्च करने हैं और उसमें आपको बड़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो अभी अगर आप नंबर बढ़ा लेंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आपका बस 2 मतलब कि 1 सेमेस्टर और बचा हुआ है, बाकी आपका लगभग समापन ही है। चले, अगला आपका जो टॉपिक है भैया कौन सा है? 5वां टॉपिक। क्या पढ़ना है हमको? हिंदी आलोचना का उद्भव कैसे हुआ और हिंदी आलोचना का विकास। हिंदी आलोचना का पूरा इतिहास, हिंदी आलोचना कब से शुरू होती है, क्योंकि हिंदी आलोचना का जो विकास है वो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। आलोचनाएं तो पहले से होती आ रही हैं, लेकिन जब गद्य का विकास हुआ तभी आलोचनाएं बेसिकली होती रही हैं। तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास पूरा हम बताएंगे, आपको समझाएंगे, कौन कौन विद्वान रहे, पूरा का पूरा समझाने का प्रयास रहेगा।
इसके अलावा अगला टॉपिक आपको पढ़ना है अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत और कॉलरिज की कल्पना यानी फैंटेसी का सिद्धांत। देखिए अरस्तु कहते हैं अनुकरण, काव्य कैसे लोग करते हैं, प्रकृति का अनुकरण करके करते हैं। प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं उसी का हम अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है, कॉपी करना। प्रकृति की चीज़ों को हम कॉपी करते हैं। जैसे सुमित्रानंद पंत क्या है, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। अब वो वही तो लिखते हैं कि भाई खकुल कुल सा बोल रहा, कुछ लेकांचल डोल रहा, या वही तो लिखेंगे कि भाई कि प्रकृति की चीज़ों को ही तो हम एक प्रकार से काव्य में पिरोते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति जो होती है, प्रकृति की ही चीज़ों का क्या करते हैं, हम अनुकरण करते हैं, उसको अपनाते हैं और उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए इसको लिखने का प्रयास करते हैं। यही इनका अरस्तु का जो है क्या है, ये एक प्रकार से अरस्तु का क्या है भैया, अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत है। ठीक है, कॉलरिज महोदय ये भी पाश्चात्य विचारक हैं। कॉलरिज महोदय की बात की तो इनकी जो फैंटेसी सिद्धांत है, फैंटेसी के लिए बेसिकली मुक्तिबोध जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन वहीं पर कॉलरिज जो है कल्पना या फैंटेसी के बड़े विचारक रहे हैं, बड़े कवि रहे हैं। इन्होंने एक प्रकार से कहा कि काव्य में कल्पना का होना बहुत जरूरी है, बिना इमेजिनेशन के काव्य हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर वो व्यक्ति होगा, अब उसको आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ से क्या होगा, मतलब कल्पना के बिना कोई वास्तविक घटना अगर लिख देंगे तो मात्र एक प्रकार से एक निबंध टाइप की बनी रह जाएगी, नीरस रह जाएगी। तो कल्पना का सहारा लेकर के ही उसमें एक प्रकार से समरसता पैदा की जाती है। कल्पना के सहारे ही काव्य को एक प्रकार से सुरम्य और मधुरमय बनाया जाता है, ताकि पाठक उसको पढ़ता है और आनंदित होता, साधारणीकरण होता है। ठीक है, साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे कि मान लेते हैं रसस्वादन, जैसे आपने काव्य को पढ़ने जो है नाटक को देखने, ठीक है, काव्य को पढ़ने और नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती वही रस होता है। और वही आनंद की अनुभूति यानी कि जब पाठक आप काव्य देख रहे हो, ठीक है, कोई नाटक देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो सिनेमा हॉल में, और आप घर से झगड़ा करके गए हो, आप घर से मारपीट करके गए हो, आपका माइंडसेट एकदम से बेकार है, लेकिन आप गए सिनेमा हॉल देखने। आप सिनेमा में आप मूवी देखने गए, अब आपका जो माइंड सेट है वो झगड़ा लड़ाई वाला था अभी तक, लेकिन जब मूवी देखते देखते आप मूवी में एकदम से घुस गए, मूवी में घुल मिल गए, और आपका जो माइंड था वो एक प्रकार से जो घर वाला माइंड था मारपीट वाला, वो खत्म हो गया और एक नए माइंड की उत्पत्ति होती है। आप उसी कहानी में घुल मिल जाते हैं, उसी नाटक या उसी कहानी में एकदम से पिरो जाते हैं, चले जाते हैं। तो वही होता साधारणीकरण, ठीक है, यानी रस आ रहा है, रस की उत्पत्ति के साथ साथ हम उसी में एक प्रकार से अपने आप को पिरो देते हैं, यानी एक प्रकार से हमारा क्या रसस्वादन हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। जब एक प्रकार से नाटक को देख करके, कविता को पढ़ करके एक प्रकार से हमारा माइंडसेट भी एक प्रकार से उसी ऐसा बन जाता है, तो वही साधारणीकरण होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें एक प्रकार से होती हैं। तो कॉलरिज महोदय ने कल्पना का प्रयोग एक प्रकार से काव्य में आप मतलब बताया कि जरूरी होता है। ऐसे ही अरस्तु ने कहा कि काव्य जो होता है वो अनुकरण के परिणाम स्वरूप लिखा जाता है, अनुकरण के द्वारा ही एक प्रकार से काव्य लिखा जाता है, नकल के द्वारा। ठीक है, किसका नकल, प्रकृति की नकल। ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या है भैया, नई समीक्षा की विशेषताएं बताएं। नई समीक्षा एक प्रकार से जो रही है, नई समीक्षा के साथ साथ और भी चीज़ों की बात आपसे पूछा जाएगा। नई समीक्षा हो गई, ठीक है, या इसके अलावा आप देखते हैं नई समीक्षा के साथ साथ अभिव्यंजनावाद हो गया, या नव अभिव्यंजनावाद हो गया, अभिजातवाद, संरचनावाद, विखंडनवाद, ये सब एक प्रकार से इसमें रही है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल बेसिकली वो लोक मंगल के कवि हैं, मतलब लोक मंगल की बात करते हैं। लोक मंगल उनकी आलोचना दृष्टि है। प्रेमचंद की आलोचना दृष्टि है साहित्य का उद्देश्य। ठीक है, प्रसाद ने छायावाद और यथार्थवाद पर काम किया है, तो वहाँ से प्रश्न बन सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक साहित्य और नई मान्यताओं पर काम किया है। डॉक्टर नगेंद्र मेरी साहित्यिक मान्यताओं पुस्तक उनकी है। ठीक है, रामविलास शर्मा तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य पर काम किया है उन्होंने। नामवर सिंह ने कहानी, नई और पुरानी कहानियों पर एक प्रकार से अपने विचार दिए हैं। और मुक्तिबोध नई कविता के आत्मसंघर्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे नई समीक्षा की विशेषताओं में कई सारी विशेषताएं आपको यहाँ पर जाननी पड़ेगी, और नई कविता की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एक प्रकार से नई समीक्षा एक आंदोलन के रूप में आया। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में शुरुआत हुआ, इससे पहले चल रहे आलोचनात्मक मापदंडों में परिवर्तन हुआ, और नई समीक्षा में एक प्रकार से सबसे पहली बात तो रचनाओं का महत्व होने लगा। शैली विज्ञान, रूप रचना, कलाकृति की अखंडता, शब्द विधान और प्रतीक विधान पर ध्यान दिया गया। मुख्य काव्य सौंदर्य यहाँ पर आया। काव्यगत एक रूपता, रचना की सूक्ष्मता और गहराई से अध्ययन किया जाने लगा। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रकार से एक नई प्रकार की आलोचना सामने आई, नए नए आलोचक आए, नई विचारधारा के साथ रचनाओं की आलोचना, कवियों की आलोचना होने लगी। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा
वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा, यानी वर्ड्सवर्थ ने कहा कि काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जो वर्ड्सवर्थ है एक पाश्चात्य विचारक हैं, इन्होंने काव्य भाषा कैसी होनी चाहिए इस पर अपने विचार दिए हैं, तो आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा टी.एस. इलियट, ये भी एक पाश्चात्य विद्वान है, इन्होंने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है। टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा का सिद्धांत, ये दोनों बड़े फेमस हैं, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है इनसे, तो आप इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला आपका टॉपिक है भारतीय नाट्य शास्त्र का परिचय। भारतीय नाट्य शास्त्र के परिचय की अगर बात की जाए तो भारतीय नाट्य शास्त्र, जैसे कि भारतीय नाट्य शास्त्र की बात कौन करते हैं, भरत मुनि ने एक प्रकार से नाट्य शास्त्र परंपरा को खूब लिखा है और भरत मुनि की रचना ही है नाट्य शास्त्र। ठीक है, और उन्होंने एक प्रकार से क्या बताया कि रंगमंच कैसी होती है, रंगमंच की विशेषता। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, भारतीय काव्य शास्त्र के परिचय में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अभिनय क्या होता है, रूपक, कथा, नाटक, मतलब नायक कैसे होते हैं, नायिका कैसी होती है, नायक और नायिका की विशेषताएं, क्योंकि नायक आप देखते हैं धीरोदात्त, धीरोद्वैत नायक, ये सब नायक, ऐसे ही नायिका भी कई प्रकार की नायिका होती हैं, नायिका के बारे में पढ़ना, नायक के बारे में पढ़ना। तो ये भारतीय नाट्य शास्त्र का परिचय आपको जान लेना है। इसके अलावा रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचना दृष्टि उसको पढ़ लेना है। रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि कैसी भैया, रामविलास शर्मा जी जो है तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्यों पर उन्होंने चर्चा करा है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की है तो उन्होंने एक प्रकार से आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं नाम की पुस्तक लिखी है, तो वही इनकी आलोचना दृष्टि और इसी पर एक प्रकार से हमको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस तरीके के टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। ये एक प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया कि ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इसके साथ ही साथ आपको अगला टॉपिक आपके क्या, मतलब कि ये 10 टॉपिक आपको तैयार करने थे। ठीक है, और ये टॉपिक आप देख लीजिएगा, ये आपके 4 टॉपिक इधर हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हो गया स्क्रीनशॉट भैया, हो गया ना, बिल्कुल हाँ ले लीजिए। चलें, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक प्रकार से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से पूरे सिलेबस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 टॉपिक्स को मैंने आपको बताया, जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, और ये टॉपिक से ही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। तो आप इन 10 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 10 टॉपिक हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।